सोचिए, अगर आज कोई अपनी कार घर पर छोड़कर बस से ऑफिस जाता है तो वो सिर्फ अपना पेट्रोल नहीं बचा रहा। वो असल में हजारों किलोमीटर दूर मिडल ईस्ट में चल रही किसी युद्ध का असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने से रोक रहा है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब सुनने में अजीब लगता है ना कि हमारे बस में सफर करने से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या लेना देना। सही बात है। तो कैसे एक आम इंसान का ये छोटा सा फैसला देश के खजाने को बचा सकता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और आज के समय में ये समझना बहुत जरूरी भी है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर ऐसे नॉलेज बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बात यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बहुत ही खास अपील की है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, गैर जरूरी खर्चों से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें और सोना कम खरीदें। और अचानक से ऐसी अपील आने के बाद मतलब कई लोग सोचने लगे कि क्या हमारी इकोनॉमी किसी बड़े खतरे में है। एग्जैक्टली। लोगों को लगा कि कोई पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं आ गई, पर हमारा आज का मकसद कोई पैनिक या डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन है उस अदृश्य धागे को डिकोड करना जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, दुनिया भर के बाजारों और हमारे घर के मंथली बजट को आपस में जोड़ता है। बहुत सही कहा आपने। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई अपील आती है तो उसका मतलब कोई अचानक आई इमरजेंसी नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वो बस एक स्मार्ट अलर्ट होता है। मतलब दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली घटना हमारे देश की इकोनॉमी पर कैसे असर डाल सकती है, आज हम उस क्या से ज्यादा कैसे और क्यों पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा और जटिल नेटवर्क है जिसमें हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस नेटवर्क को सबसे पहले उस पॉइंट से समझना शुरू करते हैं जहां से इस अपील की शुरुआत हुई, यानी पेट्रोल और डीजल। हाँ, अगर हम देश की इकोनॉमी को एक इंसान का शरीर मान लें तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल उस शरीर में दौड़ने वाले खून की तरह है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और हमारा फ्यूल स्टेशन यानी मिडिल ईस्ट वो हार्ट है जो इस खून को पंप कर रहा है। लेकिन फिलहाल वहां के हालात काफी अशांत हैं, लगातार तनाव का माहौल है। तो मेरा सवाल यह है कि वहां चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का हमारे घर के पास वाले पेट्रोल पंप के मीटर से सीधा क्या कनेक्शन है? इस शरीर और खून वाले उदाहरण से इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। 80 से 85%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं और हमारा सबसे बड़ा सप्लायर मिडिल ईस्ट ही है। अब इंटरनेशनल मार्केट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसे समझते हैं। बताइए। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध छिड़ता है या किसी भी तरह की अस्थिरता आती है तो ऐसा नहीं है कि रातों रात तेल के जहाज आने बंद हो जाते हैं। मतलब एक्चुअल सप्लाई तुरंत नहीं रुकती? जहाज तो आ ही रहे हैं। नहीं, तुरंत कुछ नहीं रुकता, लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट जो है ना वो सेंटिमेंट पर चलता है। सेंटिमेंट यानी भावनाओं और भविष्य के अनुमान पर? एकदम सही। जैसे ही वहां कोई मिसाइल चलती है तो ग्लोबल मार्केट में बैठे ट्रेडर्स को ये डर सताने लगता है कि आने वाले हफ्तों में कच्चे तेल की सप्लाई कम हो सकती है। तो वो लोग पैनिक करने लगते हैं? हाँ, और इस डर की वजह से वो लोग ऊंचे दामों पर तेल की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने लगते हैं। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में फियर प्रीमियम कहते हैं। फेयर प्रीमियम। आसान शब्दों में कहें तो बाजार में सप्लाई की कमी होने की सिर्फ आशंका से ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं। सटीक। और चूंकि हम अपना ज्यादातर तेल उसी इंटरनेशनल मार्केट से खरीद रहे हैं, तो जैसे ही वहां कच्चा तेल महंगा होता है, हमारे देश के इंपोर्ट बिल में भारी इजाफा हो जाता है। मतलब हमें उसी एक बैरल तेल के लिए अचानक से बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। जी हाँ, और ये महंगा तेल जब हमारे देश की रिफाइनरीज में आता है और फिर पेट्रोल डीजल बनकर पंप तक पहुंचता है तो उसका सीधा बोझ आम जनता की जेब पर पड़ता है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, पूछिए। मान लिया कि तेल महंगा हो गया, हाँ, तो इसका लॉजिकल असर तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ना चाहिए ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब जो लोग खुद की कार चलाते हैं उनका महीने का फ्यूल बजट बढ़ जाएगा, या बहुत हुआ तो बस और ट्रेन के टिकट महंगे हो जाएंगे। लेकिन जब तेल महंगा उठता है तो अचानक से बाजार में दाल, सब्जी, साबुन और यहाँ तक कि दवाइयों के रेट क्यों बढ़ जाते हैं? ये कनेक्शन मुझे समझ नहीं आता। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं से हमें मॉडर्न इकोनॉमी का असली ढांचा समझ आता है। अच्छा।
हमें लगता है कि तेल सिर्फ गाड़ियों के टैंक में जाता है, लेकिन असलियत ये है कि आज की इकोनॉमी का हर एक हिस्सा, हर एक प्रोडक्ट तेल में डूबा हुआ है। तेल में डूबा हुआ है, वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, एक किसान खेत में जो ट्रैक्टर चलाता है वो किस चीज से चलता है? डीजल से, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। और फसलों की सिंचाई के लिए जो बड़े वाटर पंप्स इस्तेमाल होते हैं वो भी डीजल पर चलते हैं। ओह, यानी किसान की इनपुट कॉस्ट वहीं बढ़ गई, फसल उगाने का खर्च ही बढ़ गया। हाँ, और फिर उस फसल को खेत से निकालकर शहर के बाजार तक लाने का खर्च सोचिए। वो पूरा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों पर निर्भर हैं, जो फिर से डीजल पीते हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें साबुन या कपड़े बना रही हैं, उन्हें पावर देने के लिए भी कई जगह बैकअप जनरेटर्स में फ्यूल का इस्तेमाल होता है। राइट। और हमारे देश में बिजली का उत्पादन भी तो काफी हद तक कोयले और गैस पर निर्भर है। सही कहा। और इनकी ग्लोबल कीमतें भी कच्चे तेल के दाम के साथ साथ ऊपर नीचे होती हैं। तो मतलब कोई भी सामान बनाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं निकलता, उससे पेट्रोकेमिकल्स भी निकलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स? हाँ, जो प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि कई जीवन रक्षक दवाइयों का बेस मटेरियल होते हैं। रुको, क्या प्लास्टिक और दवाइयां भी कच्चे तेल से जुड़ी हैं? जी हाँ। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मुझे लगा था दवाइयां तो बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है। नहीं, उनका रॉ मटेरियल अक्सर पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से ही आता है। तो जब कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स महंगा नहीं होता, बल्कि प्लास्टिक पैकेजिंग, खेती की खाद और फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसे बाजार तक पहुंचाती है, तो वो ये बढ़ा हुआ खर्च अपनी जेब से नहीं भरती। वो उस प्रोडक्ट के एमआरपी को बढ़ा देती है, यानी सारा बोझ फिर से कस्टमर पर। हाँ, इसी पूरी प्रक्रिया को इकोनॉमी की भाषा में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी लागत बढ़ने की वजह से आने वाली महंगाई। ये तो पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। यानी तेल का महंगा होना सिर्फ एक कार चलाने वाले की समस्या नहीं है। नहीं, बल्कि उस इंसान की भी समस्या है जो शायद जिंदगी में कभी कार में नहीं बैठा। क्योंकि वो बाजार से राशन तो खरीदता ही है। एकदम सही। इसीलिए कच्चे तेल को इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है। तेल की ये मजबूरी तो पूरी तरह समझ में आ गई कि ये इकोनॉमी का खून है। लेकिन अब अपील के उस दूसरे हिस्से पे आते हैं जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। सोना कम खरीदे वाला हिस्सा। हाँ, अब तेल समझ आता है, वो जलता है और खत्म हो जाता है, लेकिन सोना? सोने के साथ हमारा एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है। वही तो, हमारे देश में तो सोना एक इन्वेस्टमेंट है, ये किसी भी घर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी माना जाता है, शादियों की परंपरा है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि तेल और सोने में क्या समानता है? क्या देश के अंदर ही सोना खरीदना इकोनॉमी के लिए कोई नुकसान का सौदा है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा मैक्रो इकोनॉमी के नजरिए से देखना होगा। मतलब बड़े लेवल पर। हाँ, आम इंसान के लिए सोना एक सेफ एसेट है, लेकिन देश के खजाने के लिए सोना खरीदना और कच्चा तेल खरीदना दोनों का असर लगभग एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों? सोना तो हमारे पास ही रहता है। क्योंकि तेल की ही तरह भारत अपना ज्यादातर सोना भी विदेशों से खरीदता है। हमारे देश में तो सोने को लेकर गजब का क्रेज है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हम हर साल टनों सोना इंपोर्ट करते हैं। बाप रे। अब यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड का मैकेनिज्म समझना जरूरी है। जब हम दूसरे देशों से तेल या सोना खरीदते हैं तो हम उन्हें हमारे रुपए में पेमेंट नहीं कर सकते। तो पेमेंट कैसे होती है? दुनिया भर के इंटरनेशनल ट्रेड का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो अमेरिकी डॉलर है। अच्छा, इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो हमें ये सारी पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ती है। तो जब हम विदेशों से तेल या सोना खरीदते हैं तो हमारे देश का रुपया डॉलर में कन्वर्ट होकर देश से बाहर चला जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे देश के रिजर्व से डॉलर्स बाहर जाते हैं। वो जो आरबीआई के पास होता है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास देश का एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व। एग्जैक्टली। ये देश का वो इमरजेंसी फंड है जो मुश्किल समय में काम आता है। यहीं पर मुझे एक बड़ा लॉजिकल गैप दिख रहा है। कैसा गैप? देखिए, सोना तो देश के अंदर आ गया ना, वो किसी के घर में या बैंक के लॉकर में पड़ा है, तो नुकसान कैसा? इकोनॉमी में पैसे का घूमना यानी उसकी वेलोसिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेलोसिटी ऑफ मनी। मतलब पैसा कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। हाँ, जब कोई सीमेंट और ईंट खरीदकर घर बनाता है तो वो पैसा देश के अंदर मजदूरों, दुकानदारों और फैक्ट्रियों के बीच घूमता है। और इससे रोजगार पैदा होता है। बिल्कुल।
लेकिन जब कोई विदेशों से मंगाया हुआ सोना खरीदकर उसे बैंक के लॉकर में बंद कर देता है तो वो एक डेड एसेट बन जाता है। डेड एसेट मतलब वो इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। हाँ, उसने देश के अंदर कोई नया रोजगार पैदा नहीं किया, लेकिन उस सोने को देश में लाने के लिए हमारे कीमती डॉलर्स हमेशा के लिए देश से बाहर चले गए। ओह, अब मैं उस विशियस साइकिल को देख पा रहा हूँ। एक तरफ कच्चा तेल महंगा हो गया है तो हमें तेल के लिए मजबूरी में पहले से ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ हम शौक या परंपरा के नाम पर सोना भी लगातार खरीद रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। और इसी से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो जब बहुत सारा डॉलर बाहर जाता है तो क्या होता है? जब देश से लगातार भारी मात्रा में डॉलर बाहर जाने लगता है तो घरेलू बाजार में डॉलर की कमी होने लगती है। डिमांड और सप्लाई का बेसिक रूल। एग्जैक्टली। जब डॉलर की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो डॉलर मजबूत होने लगता है और उसके मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होने लगता है। हाँ। और रुपया कमजोर होने का मतलब है कि अगर पहले हमें $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे थे तो अब शायद हमें 84 या 85 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, और इसका असर कितना भयानक हो सकता है जरा सोचिए। कैसे? जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा हर तरह का इंपोर्ट महंगा हो जाता है। सिर्फ तेल और सोना नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मेडिकल इक्विपमेंट या लाइफ सेविंग मशीनें हम बाहर से मंगाते हैं उनके लिए हमें अचानक ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी अगर कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में $1 में भी उतना ही रहे तो भी कमजोर रुपए की वजह से हमें भारत में तेल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। रुपया गिरते ही देश में हर तरफ महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ओह, तो ये पूरा खेल महंगाई को कंट्रोल करने का है। हाँ, इसीलिए सरकार चाहती है कि जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल हो, जब मिडिल ईस्ट की वजह से तेल का बिल पहले से ही बढ़ा हुआ हो, तो कम से कम उन चीजों का इंपोर्ट रोक दिया जाए जो जिंदगी जीने के लिए तुरंत जरूरी नहीं है, जैसे कि सोना। एकदम। जब वैश्विक स्थिति सामान्य होती है तब ये सब मैनेज हो जाता है, लेकिन क्राइसिस के समय में देश के डॉलर्स बचाना किसी भी इकोनॉमी की सबसे पहली डिफेंस स्ट्रैटेजी होती है। ये लॉजिक बहुत ही क्लियर है। डॉलर बचाना है ताकि रुपया ना गिरे और रुपया बचाना है ताकि महंगाई ना बढ़े। बिल्कुल। लेकिन अब मैं थोड़ा इस बात को आम इंसान के नजरिए से चैलेंज करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए। कोई भी आम इंसान जो सुबह उठकर 9 से 5 की जॉब करता है वो सोच सकता है कि अगर मैं आज अपनी कार छोड़कर बस से चला भी गया तो मैंने मुश्किल से 1 या 2 लीटर पेट्रोल बचाया। तो एक इंसान के 1 लीटर बचाने से देश के लाखों करोड़ों के डॉलर बिल पर क्या ही असर पड़ेगा? क्या सच में एक अकेले इंसान के एफर्ट से इकोनॉमी को बचाया जा सकता है? जो लोग इकोनॉमी को सिर्फ एक व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं उन्हें ये सवाल बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, क्योंकि 1 लीटर तो समुद्र में एक बूंद जैसा है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसे पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन या मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, कलेक्टिव एक्शन। बात एक इंसान की नहीं है, बात स्केल की है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। बहुत बड़ी आबादी है। अगर हम मान लें कि देश की कुल आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा, यानी लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग। हाँ, अगर सिर्फ इतने लोग ये तय करते हैं कि वो हफ्ते में कुछ दिन कारपूलिंग करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर वो एक दिन में सिर्फ 1 लीटर तेल भी बचाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर रोज का कम से कम 1 करोड़ 40 लाख लीटर तेल बचता है। बाप रे। और अगर हम इसे 1 महीने में कैलकुलेट करें तो ये आंकड़ा 40 करोड़ लीटर से ऊपर चला जाता है। वाओ, 40 करोड़ लीटर एक महीने में? जब हम इस नंबर को बैरल्स में कन्वर्ट करके डॉलर्स में देखेंगे तो ये तो करोड़ों डॉलर की सीधी बचत है। और सिर्फ फ्यूल नहीं, जब सरकारें वर्क फ्रॉम होम यानी WFH का सुझाव देती हैं तो उसके पीछे भी यही मैथ काम करता है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम से भी इकोनॉमी को फायदा होता है? बहुत ज्यादा। रोजाना लाखों गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसकर बेवजह इंजन आइडलिंग में फ्यूल जलाती हैं। हाँ, वो रेड लाइट पर खड़े खड़े तेल जलता है। और गाड़ियां चलती हैं तो बाहर से इंपोर्ट किए हुए टायर्स घिसते हैं, स्पेयर पार्ट्स घिसते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, स्पेयर पार्ट्स भी तो इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। जब लोग घर से काम करते तो फ्यूल की बचत तो होती है, साथ ही देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कम इस्तेमाल होता है, प्रदूषण भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे रिजर्व बैंक में वो डॉलर सुरक्षित रहते हैं।
क्या ग्लोबल हिस्ट्री में ऐसा कोई वाकया है जहां नागरिकों ने इस कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करके अपने देश की इकोनॉमी को किसी बड़े क्राइसिस से निकाला हो? कई उदाहरण मौजूद हैं। सबसे हालिया उदाहरण यूरोप के गैस संकट का है। वो जो रूस और यूक्रेन युद्ध के टाइम हुआ था। हाँ, जब रूस और यूक्रेन के बीच मसला शुरू हुआ तो यूरोप की सर्दियों में गैस की भारी किल्लत हो गई थी। क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सप्लाई तो रूस से ही आती थी। बिल्कुल। और रातों रात नई पाइपलाइन बिछाना तो मुमकिन नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो वहां की सरकारों ने क्या किया? उन्होंने अपने नागरिकों से सीधा संवाद किया। मतलब उन्होंने पब्लिक से हेल्प मांगी। हाँ, लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों के हीटर का तापमान सिर्फ 1 या 2 डिग्री कम कर लें। बस 1-2 डिग्री? हाँ, और पब्लिक बिल्डिंग्स की लाइट्स कम कर दी गईं। और वहां के नागरिकों ने इस बात की गंभीरता को समझा। उन्होंने फॉलो किया इसे? बिल्कुल। उन्होंने मुसीबत के समय छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स किए। उन करोड़ों लोगों के उस 1 या 2 डिग्री तापमान कम करने से यूरोप इतनी ऊर्जा बचाने में सफल रहा कि वो सर्दियों का सबसे मुश्किल समय बिना किसी बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स के पार कर गए। ये तो सच में कमाल की बात है। संकट के समय में आम नागरिकों का सहयोग किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की जो अपील है वो किसी पैनिक बटन को दबाने जैसी नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक सावधानी है, एक प्रिकॉशन है। आज की दुनिया आपस में एक घने जाल की तरह जुड़ी हुई है। हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में उड़ने वाली धूल हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व पर आकर गिरती है। सही कहा। तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और फिर हमारी रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। और ऐसे समय में सिर्फ दिखावे के लिए या डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में सोना खरीदना उस महंगाई की आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि उससे हमारा रुपया और कमजोर होता है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि सरकारें नीतियां बना सकती हैं, लेकिन इकोनॉमी असल में नागरिकों के व्यवहार से चलती है, नागरिकों के एक्शन से। बिल्कुल। कोई भी देश ग्लोबल क्राइसिस से तब तक पूरी तरह नहीं बच सकता जब तक उसके नागरिक समझदारी से संसाधनों का इस्तेमाल ना करें। और शायद ये समय है ये समझने का कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, चाहे वो बिना जरूरत के शॉपिंग करना हो, गाड़ी की चाबी घुमा के अकेले ऑफिस जाना हो, या सोने में पैसे ब्लॉक करना हो, हाँ, ये सब सिर्फ हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट का मामला नहीं है। हमारी हर एक आर्थिक गतिविधि का असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति पर पड़ता है। एकदम सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन असल में हम ही वो सिस्टम है। बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। तो इस पूरी चर्चा के बाद आज का सवाल है, क्या संकट का इंतजार किए बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग जैसी चीजों को हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल का हमेशा के लिए हिस्सा बना लेना चाहिए? सोचने वाली बात है। इस पर गहराई से विचार करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिल्कुल। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।